चलो ठीक है, सो देखो पहला। अब देखो, विश्व की जनसंख्या 1960 में 1.6 अरब के लगभग थी। ठीक है, तो एक अपने को डाटा बता रहा है ये। सर डी वाला सेट ले सकते हाँ, डी वाला सेट ले सकते हैं क्या सर? मेरे पास डी वाला सेट है। अरे नहीं, बी वाला सेट नहीं होगा रे, यूपीएससी वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं, और वो बी वाला सेट तो मिलेगा भी नहीं आपके पास। नहीं बी, सर, साथ में दिया रहता। आपके पास बी वाला कैसे पहुंच गया? पता नहीं सर, आपने भेजा है। अरे नहीं, पता नहीं, वो गलती जो भी है। ए वाला यार मेरे पास में ए वाला है भी यार, वो मिलेगा भी नहीं बी वाला, तो फिर वो मेरे भी इधर उधर होगा ना। आप वो पैसे देखो, सीक्वेंस पकड़ लेता है, एक बार जाके देख लो। ठीक है, तो देखो, विश्व की जनसंख्या 1960 में 1.6 अरब के लगभग थी। आज, हाँ सॉरी, 1990। आज यह 7.2 अरब के लगभग और बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो, यूरोप और उत्तरी अमेरिका सदृश, जहाँ केवल 3 से 4% जनसंख्या कृषि में लगी है। भारत की लगभग 47% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी के बारे में बता रहा है। यदि भारत सेवा क्षेत्र में लगातार प्रगति करता रहे और विनिर्माण क्षेत्र तेजी से बढ़ता रहे, तो भी ये संभावना की जाती है कि 2030 के आसपास जब भारत चीन से आगे निकलकर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा, तो भारत की लगभग 42% जनसंख्या प्रधान रूप से कृषि पर निर्भर रहता है। तो सीधा सा सिंपल सा बता रहा है कि भारत जो है, कि जो जनता है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर की उसके बारे में बोलना। ठीक है, अब देखो, कहीं पे भी अपने को ऐसा नहीं बोला कि इंडियन इकोनॉमी है, कहीं पे ऐसा बोला है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, कहीं पे नहीं बोला है। सीधी सी बात है, ये डाटा बता रहा है कि इतनी जनसंख्या और इतने प्रतिशत लोग हैं जो अभी भी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, और जहाँ प्रधान रूप से कृषि पर निर्भर होगी। ठीक है, तो कृषि का इंपॉर्टेंस बता रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब देखो, भारत के कृषि समुदाय को अपनी आर्थिक दशा में सुधार लाने के लिए अन्य व्यवसाय को अपना लेना चाहिए। कहीं पे वैसी बात कर रहा है। अरे ऐसे भी देखो ना, कभी भी चेयर रखने की आउट ऑफ बॉक्स बात करेगा, मतलब कुछ अलग ही बात कर रहा है। ऐसे कहीं पे देखो तो कृषि समुदाय, उनकी तो बात भी नहीं की है इसने, तो ये आउट ऑफ बॉक्स हो गया मतलब। ठीक है, भारत को अपनी तेजी से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कठोर उपाय है, नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। अरे ये देखो, कठोर उपाय एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये चीज़ याद रखना। कोई भी चीज़ डेमोक्रेटिक वे से होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होनी चाहिए। और ऐसे भी वो जनसंख्या उसकी ग्रोथ की तो बात कर ही नहीं रहा, अपने को इतना आखिरी पैराग्राफ में पढ़ के समझ में आ रहा है, एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से इसकी कृषि पर निर्भर करता है। अब देखो, अब यही चीज़ समझना है। ठीक है, कि कहाँ पे, पहली बात इंडियन इकोनॉमी की इसने बात भी नहीं की है, कहीं पे भी इसने बात नहीं की। इसने पूरा सीधी सी सिंपल सा बोला है कि जो भारत की जनसंख्या है उसमें एग्रीकल्चर में इतनी लगी हुई है। ठीक है, तो जो ये लाइन इम्पोर्टेंट है, यदि भारत सेवा क्षेत्र में लगातार प्रगति करता रहे और विनिर्माण क्षेत्र तेजी से बढ़ता रहे, तो भी यह संभावना की जाती है, मतलब उसके बावजूद भी पॉसिबिलिटी है कि 2030 के आसपास जब भारत चीन से आगे निकल विश्व सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा, तब भी भारत की जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर होगी। तो मतलब एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बता रहा है। ठीक है, प्रमुख रूप से इसकी कृषि पर निर्भर करता है, भारत नहीं है ऐसा कुछ भी। पहले बात, इकोनॉमी की इसमें कहीं पे बात नहीं की इसने। ठीक है, प्रमुख रूप से कैसे कटेगा वो। कृषि क्षेत्र की समृद्धता भारत के लिए क्रांतिक महत्व की है, ये तो है ही। अब देखो, जब यहाँ पे 47% जनता इसमें निर्भर है, अभी 2030 में भी इतनी 42% जनता होगी, तो इसका इम्पोर्टेंस तो है ना। अब देखो, ये चीज़ें जो वर्ड्स होते हैं अच्छे वर्ड्स हैं। ये देखो, क्रिटिकली जो होता है, ठीक है, इसमें दिया होगा क्रिटिकल इम्पोर्टेंस टू इंडिया। ठीक है, क्योंकि देखो, ध्यान से देखना, कृषि क्षेत्र की समृद्धता भारत के लिए क्रांति महत्व की क्यों होगी, क्योंकि जो 42% जनसंख्या इस पर डिपेंडेंट रहेगी, तो इम्पोर्टेंट तो रहेगा ही ना। सोचो, आधी जनसंख्या इस पर निर्भर है, तो इसकी महत्वता तो रहेगी, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो मैं फिर बार बताऊँ, देखो कुछ पैसेज में ऐसे रहेंगे कि आपको ना, मतलब अब देखो, जैसे ये आउट ऑफ बॉक्स बात है, कहीं पे भी इंडियन इकोनॉमी की इसमें बात नहीं है। अब आप अपना कंक्लूजन, मतलब पक्का किसी ने बी मारा होगा इसको, जिसने गलत किया होगा इसको। आगे देखो, मेरा तो सही है ये। अच्छा ठीक है, जिसका गलत हुआ होगा। खाद्य जात बीमारियां उत्पन्न करने वाले बहुत से रोगाणुओं के विषय में जानकारी नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझना, जो बीमारी पैदा करते हैं उनके बारे में जानकारी नहीं है अपने को। खाद्य संक्रमण खेत से लेकर थाली तक किसी भी चरण में हो सकता है। ठीक है, तो एक मतलब फूड चेन श्रृंखला में कहीं पे भी आ सकता है, ये इतना समझ में आ गया।
ठीक है। अब देखो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण में सुधार के कारण जन जागरूकता में बढ़ोतरी हुई है। तद्यपि खाद्य उत्पादन में तीव्र वैश्वीकरण से खाद्य को नियंत्रित करना तथा अनुरेखित करना कठिनतर होने के कारण उपभोक्ता की भेद्यता बढ़ गई है। मतलब समझे जो उपभोक्ता उस पर खतरा बढ़ता जा रहा है। WHO के आधिकारिक कथन है विश्व हमारी प्लेट पर है। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि वही फूड चेन श्रृंखला में जो बीमारियाँ पाई जाती है। ठीक है, और उसके कारण रिस्क हमेशा रहता है। अब ज़्यादा प्रोडक्शन के करने के चक्करों में क्या है कि अपन ध्यान नहीं दे रहे उन चीज़ों पे, नेगलेक्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब देखो कैसे इसका आंसर आएगा, रिडक्शन मेथड लगाते हैं। पहला देखो समस्त खाद्य जात बीमारी को उद्गम खाद्य पर करना है। क्या बात कर रहे हो, सारी बीमारियों का कारण वही है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो पहला तो ये एक्सट्रीम वर्ड आगे देखो, हमें केवल स्थानीय उत्पादित खाद्य पर निर्भर रहना चाहिए। वो तो बात तो कर रहा हूँ, तो हर जगह वो पाया जाएगा। खाद्य उत्पादन में वैश्वीकरण में कटौती लानी ही चाहिए। खाद्य उत्पादन में अगर कटौती ला दोगे तो आप सोचो कि फिर फूड उल्टा हंगर नहीं बढ़ जाएगा, भुखमरी नहीं बढ़ जाएगी। बात यहाँ पे वो नहीं है। बात ये बता रहा है कि जो आप देखो खाद्य जात बीमारियाँ उत्पन्न करने वाले बहुत से रोगाणु विषय में जानकारी नहीं है। खाद्य संक्रमण खेत से लेकर थाली तक किसी भी चरण में हो सकता है। क्योंकि खाद्य विषाक्तीकरण की अनेक घटनाएं अपरिवेदित रह जाती है। वैसी खाद्य ज्ञात बीमारियों को सही प्रसार अज्ञात है, इसके बारे में पता ही नहीं है अपने को। खाद के विकल्प अधिक होने के कारण जोखिम अधिक आते हैं। स्वाभाविक सी बात है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि आप 10 चीज़ें खा रहे हो, तो किससे आपको बीमारी हो रही है इसका कुछ कारण पता लगेगा आपको कभी? जैसे आप मान लो एक चीज़ खा रहे हो तो पता लग जाएगा फट से किससे कुछ दिक्कत हो रही है। तो यही तो मेन चीज़ है। देखो भेद्यता बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ समझनी है। देखो फिर बार था ना, बहुत सारे पैसेज में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मैसेज दे रहा होगा, और आप ये देख लो कि वो सीधा वो। और मैंने जो काम बोला था कि आप 2011 से लेकर 2017 तक ऐसे करते रहो, पैसेज में आंसर खोजने का प्रयास करो, कभी आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। अब जो नए पैटर्न में डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे से समझना पड़ेगा आपको। ऐसे भी इसमें तो कुछ एक्सट्रीम वर्ड है वो कट रहे हैं। ठीक है, ये गलत हुआ था किसी का दूसरा? जी गलत है सर। हाँ, क्या मारा था तुमने? ये मारा था मैंने डी सर। ये इतना सा लॉजिक नहीं लगा पाया। अगर खाद्य उत्पादन अगर तुम कम करोगे तो स्वाभाविक सी बात है प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो जो डिमांड बढ़ती जाएगी, सप्लाई कम होती जाएगी, तो फूड इन्फ्लेशन नहीं होगा। फूड इन्फ्लेशन होगा तो यहाँ पे ऐसे कोई बात बोल रहा हो? सबसे मेन बात यही तो है। चलो आगे देखो। मैं वैज्ञानिक हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ जो विज्ञान के साधनों का उपयोग करके प्रकृति को समझ सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सचमुच में ऐसे हैं जिनका उत्तर वास्तव में विज्ञान नहीं दे सकता। जैसे कुछ भी न होने के स्थान पर कुछ क्यों। ठीक है, तो सीधी सी बात है, साइंस पे थोड़ा बहुत डाउट कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ा पढ़ी लो पूरा। हम यहाँ क्यों हैं उन दायरों से मैंने पाया कि आस्था इनके उत्तरों के लिए बेहतर मार्ग उपलब्ध कराती है। तो ये साइंस और बिलीफ के बारे में हो गया। मैं इसको विषम रूप से काल दोष युक्त पाता हूँ कि आज ये उसकी भी कमियां बता रहा है कि संस्कृति में एक व्यापक धारणा प्रतीत होती है कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचार असंगत है। मतलब ये बता रहा है कि साइंस और जो धर्म है एक साथ नहीं चल सकते, परंतु ये बोल रहा है कि नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कि ये जो विचारधारा आजकल फैल गई है कि असंगत है, इन दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। तो सीधी सी बात है, कहाँ पे ऐसी बात कर रहा है कि जो दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान से देखना। कुछ ऐसे अत्यंत मूलभूत प्रश्न है जिनका उत्तर विज्ञान अथवा आस्था किसी से नहीं दे सकते। यही तो बात बोला, वो विज्ञान के बारे में बोला था। ये तो कट जाएगा, दे ही नहीं सकते। इस टाइप के एक्सट्रीम वर्ड तो ऐसे करते हैं। आगे देखो, यह विज्ञान न होकर आस्था है जो अंततः मानव जाति को सभी समस्याओं को सुलझा सकती है। वो खुद ही बोल रहा कि सुलझा ही नहीं सकती। आज की संस्कृति में वैज्ञानिक विचारों को आध्यात्मिक विचारों की तुलना में अधिक महत्व दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बात है। मैंने बोला है कि देखो, ये आखिरी जो लाइन है कि संस्कृति में व्यापक धारणा प्रतीत होती है कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचार असंगत है। ऐसा नहीं है। अभी खुद ही डाउट करा, बोला कि ऐसा हो सकता है कि भाई दोनों अगर अच्छे से काम करें जॉइंटली तो चीज़ें अच्छी हो सकती है। ये देखो, विज्ञान और आस्था आपस में संपूरक हो सकते हैं यदि उनको समुचित दायरे को समझ लिया जाए तो। बस यही तो बात है। ये भी गलत किया किसी ने। आगे देखो, यदि मैंने बहुत सी पुरानी परंपराओं प्रथा को त्याग दिया है और मैं उत्सुक हूँ कि भारत स्वतः उन सभी भेड़ियों को उतार फेंके जो उसे बांधती है, रोकती है और उसके लोगों को विभाजित करती है और उनमें से अधिसंख्य लोगों को दमन करती है तथा शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती है। कितने अच्छा मैसेज है।
यद्यपि मैं ये सब चाहता हूँ कि फिर भी अपने आप को अतीत से पूरी तरह काटना नहीं चाहता। मुझे अपने महान विरासत का गर्व है जो हमारी रही है और है भी, और मैं सचेत हूँ कि मैं भी हम सभी की तरह उस अटूट श्रृंखला का कड़ी हूँ जो इतिहास के उस काल के भारत का अविस्मरणीय अतीत से संबंध है। तो मतलब ये लिंकेज बता रहा है कि एंशिएंट से अपना संबंध भी रखना चाहिए, परंतु जो बाधाएं है, रूढ़िवादी परंपरा है, उसे निकलना भी चाहिए। सीधी सी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर रहा है। अब देखते हैं। वह भूतकाल के औचित्य को नहीं समझ पा रहा। क्या बात कर रहे हो? देखो, इतिहास के उस काल के भारत के लिए उसने समझ तो पा ही रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जिसपे गर्व किया जा सके। क्या बात कर रहे हैं? उसकी भारत के इतिहास में रुचि नहीं है, फालतू की बात कर रहे हैं। वे उसके भौतिक और आध्यात्मिक विकास को रोकते हैं। लेखक, अब देखो ध्यान देखना, लेखक चाहता है कि भारत अपने अतीत के बंधनों से मुक्त करे। क्यों करे? क्योंकि वह उसके भौतिक और आध्यात्मिक विकास को रोकता है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, भारत स्वयं तो उन बेड़ियों को उतार फेंके जो उसे बांधती है, रोकती है, उसके लिए लोगों को विभाजित करती है और उनमें से अधिसंख्य लोगों को दमन करती है तथा शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती है। तो ये आत्मा, याद करो, इस टाइप का क्वेश्चन 2013 या 14 में भी आया था। मैंने जब उसमें बताया था कि आंतरिक और बाहरी की बात हो रही थी वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे देखो, शरीर क्या हो गया? मेटेरियलिस्टिक चीज़, भौतिक चीज़, और आत्मा क्या हो गया? आध्यात्मिक चीज़। आ गया आंसर। देखो, लॉजिक समझने का प्रयास करो, सेम लॉजिक से क्वेश्चन का आंसर बनता है। उस टाइम भी बन रहा था और अब भी बन रहा है। अपन एक चीज़ नोटिस करोगे, देखो पैसेज का मैं फिर बार बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर खोजने का प्रयास मत करना, इसीलिए फंसते हैं पैसेज पढ़ने वाले। आपको इनडायरेक्ट इतने सोचने समझने की कैपेबिलिटी अपनी बढ़ानी है, ठीक है। अब देखो, अब शिक्षा की सार्वभौम पहचान प्रदान करने की मात्र बात करना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब बोल रहा है कि एक यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए। बात यूनिवर्सल एक्सेस की नहीं है ना, बात में क्वालिटी की बात है। विद्यालय सुविधा उपलब्ध कराना एक आवश्यक पूर्वापेक्षा तो है, किंतु ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी बच्चे विद्यालय जाए और सीखने की प्रक्रिया में भाग ले, यह अपर्याप्त है। संभव है कि विद्यालय हो किंतु बच्चे न जाए या कुछ माह बाद विद्यालय छोड़ दें। विद्यालय और सामाजिक सुव्यवस्था सोशल मैपिंग द्वारा हमें व्यापक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यवसायिक, भाषाई, शैक्षिक मुद्दों को तथा कारकों को, कमजोर वर्गों, सुविधा वंचित समूह के बच्चों को, लड़कियों को भी नियमित विद्यालय जाना, प्रारंभिक शिक्षा पूर्व रोकने से सुलझाना चाहिए। मतलब सीधी बात है, एजुकेशन की बात कर रहा है, मोटा मोटा समझ जाओ, ठीक है। छोड़ो, मैं देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जब आपको स्टार्टिंग में अब इतनी ब्रीफ अपने नॉलेज होनी चाहिए जीएस में कि पढ़ के समझ सकते हैं किसके बारे में बात कर रहा है। अब देखो यहाँ से देखना, परीक्षण और मूल्यांकन प्रणालियों की पुनः परीक्षा कर उन्हें इसमें पुनः अभिकल्पित किया जाना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो कि बच्चे कौन सा पैसेज पढ़ रहे हो? पैसेज नहीं मिला तुम्हें? 17 नंबर पैसेज देखो ना, 17 नंबर का जो पैसेज है, क्वेश्चन नंबर 17। ये तो 22 नंबर पे था, अभी जो पीछे करवाया, और ये 25 नंबर पे था। तो आगे देखो ना, ये भी तुम्हारे पास भी वाला सीरीज है तुम्हारे पास। नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको मेरा मैच कर रहा था ना, अभी मेरे में आ रहा है जलवायु परिवर्तन का 26 नंबर पे। अरे जाके देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, आपका गलत सेट है। अरे यार, डी है सर ये है ना, वेबसाइट से लिया है ये, IFS वाली से। मेरा भी वही है, डी वाला। वो AFIS वाली साइड से डाल दिया उसने, इसीलिए गलत। कौन सा है ये? भारत की शिक्षा, ये है क्या? ये 31 है। ठीक है, इधर देखो, बच्चे विद्यालय और अनुशिक्षण ट्यूशन केंद्रों के बीच संघर्ष करते करते अपने बचपन से वंचित रह जाने का बाध्य न हो। मतलब सबाई से बात है, एजुकेशन को चेंज की बात कर रहा है इसमें, कि बच्चों को एजुकेशन ऐसे नहीं होनी चाहिए जा रहे हो आप ओनली बस, ठीक है। इसमें इनोवेटिव आइडियाज़ अपनाने जानने चाहिए, ठीक है। बच्चे ऐसे नहीं, जैसे अभी देखो ना, आजकल के बच्चे क्या जो इंग्लिश मीडियम में इनका पढ़ रहे हैं, सुबह स्कूल से आएंगे, फिर शाम को 1-2 घंटा फिर ट्यूशन जाते हैं, तो बच्चों का जो बचपन वो ख़त्म हो जाता है, जो खेलने जो रहता है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इस परिच्छेद के अनुसार निम्न में से किनका शिक्षा के अधिकार के अधीन सर्वोपरि महत्व है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है शिक्षा के अधिकार की? भाई बच्चों को सब एक सी बात है, अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले, ठीक है, परंतु सबसे मेन चीज़ होनी चाहिए कि जो उनका जो पाठ्यक्रम उसमें सुधार होता है, कि बच्चों पे दबाव ना हो, ऐसे एग्जाम की प्रोसेस नहीं होनी चाहिए जो बच्चों को ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए वो करे, बस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, शिक्षा के अधिकार के अधीन सर्वोपरि महत्व क्या है? सभी माता पिता द्वारा अपने बच्चों को विद्यालय भेजा जाना। अब देखो, जैसे पहले आप इसको काटोगे 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट गए,
ठीक है। विद्यालय में पर्याप्त भौतिक आधार पर संरचना की व्यवस्था, अरे नहीं, शिक्षा के अधिकार की जो सबसे मेन चीज़ है कि बच्चों तक वो स्कूल पहुँचे। शिक्षार्थी अनुकूली शिक्षा प्राप्त प्रणाली विकसित करने हेतु पाठ्यक्रम सुधार करना चाहिए, सबसे मेन चीज़ है। ठीक है। अब देखो इसका, रुक जाओ, यहाँ पे है अगर इसको यहाँ पे से पढ़ोगे, रुक जाओ। शिक्षा के अधिकार का दायरा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से कहीं आगे तक का है और इसमें सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शामिल है। गुणवत्ता शिक्षा के अधिकार का अभिन्न अंग है। यदि शिक्षा प्रक्रिया में गुणवत्ता का अभाव है तो बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह अधिकथित करता है कि पाठ्यक्रम में, देखो ये डायरेक्ट, पाठ्यक्रम कार्यकलाप, अन्वेषण और खोज के माध्यम से शिक्षा की प्राप्ति का प्रावधान होना चाहिए। इसे हमें बाध्यता आती है कि बच्चों को विद्या के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में देखने की नजरिया बदला जाए और परीक्षाओं के आधार के रूप में पाठ्य पुस्तकों के उपयोग को परिपाटी से आगे बढ़ा जाए। ठीक है। सीधी सी बात है कि उसके पाठ्यक्रम सुधार की बात करें। पाठ्य सुधार एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए जो अधिक संगत और सशक्तिकर, ठीक है, सीधा उसी के बारे में बात करें। ऐसे देखो, ये पहला काटोगे तो आप पहुंच जाओगे। और शिक्षार्थी अनुकूली शिक्षा प्राप्त प्रणाली विकसित करने तो पाठ्यक्रम सुधार करना चाहिए, पॉजिटिव बात बोल रहा है। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इसमें नहीं था। ठीक है। उदाहरण है, छोड़ो, उदाहरण है कि मेन बात नहीं है। अपने कुछ स्टेटमेंट के बिहाफ में अपन पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। अब इतना पहले का आंसर देखा तो अपने क्या देखा, क्वालिटी, सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार विद्यालय में बच्चों के 100% नामांकन होने की गारंटी देता है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये इसके लिए है ही नहीं, इससे एक आगे की चीज़ है। अगर बार बार पढ़ोगे तो यहाँ पे साफ लिखा है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ तक बच्चे सारे, ये पहले जो पहली लाइन में पढ़ोगे, अब शिक्षक सार्वभौम प्रधान की मात्र बात करना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है कि अपन बच्चों का, हाँ 100% बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो नहीं है मुद्दा। बात है कि वो कितना सीख रहे हैं, क्या है उसमें, कितना वो हो रहा है। ठीक है। आगे देखो, अगर जैसे दूसरा काटोगे आंसर ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है। क्या तो 1 हो गया, 3rd होगा। ठीक है। अब देखो, शिक्षा के अधिकार का आज से जनांकीय लाभांश का पूरा लाभ उठाने का कहीं पे वैसी बात नहीं बोला है। 3rd जैसे कट जाएगा तो आंसर तो एक तो आया है। ठीक है। कहीं पे डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात नहीं किया, पूरा देख लो जाके। मेन चीज़ यही है ना, समझने की। आप अगर पैसेज में थोड़ा देखो, ब्रीफ भी करना सीख जाओगे ना, कि हाँ बस ब्रीफ करके फटाफट से कोई लाइन खोजना सीख जाओगे, बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। शिक्षा का अधिकार बच्चों की शिक्षा प्राप्ति प्रक्रिया के लिए शिक्षक को उत्तरदायी होने की गारंटी देता है। ये बात सही है कि टीचर रिस्पॉन्सिबल बने कि वो बच्चा सीख रहा है नहीं सीख रहा है। यही तो मेन सबसे बड़ी चीज़ है कि आजकल स्कूलों में ये चीज़ होती नहीं है। अब देखो, इस टाइप के जो होते हैं ना, इसमें फिर मैं बार बता रहा हूँ, चारों स्टेटमेंट पढ़ा करो और सबसे अच्छा जो है वो खोजने का प्रयास किया करो। देखो, इस परिच्छेद के अंदर शिक्षा में गुणवत्ता लानी है तो निम्न कौन सा एक निर्णायक है। अब शिक्षा की क्वालिटी कैसे बढ़ेगी, समय से इनोवेटिव आइडियाज अपनाने चाहिए। अब देखो, ध्यान से देखना, कितनी इलॉजिकल बात करेगा। विद्यालय में बच्चों की और शिक्षकों की भी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित हो। अरे बात है रोटी, जब से है ना ये हमारी तरफ उसको बोलते हैं रोटी राम स्कूल बोलते हैं, जिनमें उसमें वो मिलता है ना, मिड डे मील हाँ, तो बच्चे बस वहाँ पे, मतलब ऐसे बोला जाता है रोटी खाने जाते हैं, कुछ ही नहीं है, जाते हैं बैठते हैं, टीचर भी आराम से वहाँ पे कुछ ध्यान नहीं देते, बच्चे को रोटी खिलाते हैं बस। अरे उससे सिली होगा भाई, वो रोटी खिलाने का जो पर्पज था उसके पीछे ये था कि बच्चा आना सीखे यहाँ पे धीरे धीरे। फिर टीचर ऐसे होने चाहिए वहाँ पे अच्छे, ताकि वो बच्चों को अट्रैक्ट कर पाए स्कूल के लिए। अब वो खाना प्राथमिक ना रह जाए और जो बच्चों टीचिंग की जो टीचिंग स्टाइल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, बच्चा पढ़ने के लिए आए, ज़्यादा महत्वपूर्ण वो था मतलब वही है। शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें आर्थिक लाभ प्रदान करना। पहले ऑलरेडी इतना गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है उन पर, तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट टीचरों को पैसा मिलता है, उसके बावजूद भी एजुकेशन की जो क्वालिटी है गवर्नमेंट स्कूल में सबसे ख़राब है। और प्राइवेट स्कूलों में 10,000 रुपये दिया जाता है टीचर को और क्वालिटी वहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो ये तो फालतू की बात हो गई दो। तो बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना चाहिए। उससे क्या मतलब है, शिक्षा में गुणवत्ता लाना है तो समझ बता आपको टीचर का जो है, ठीक है, स्कूल का जो इन्वायरमेंट है उसको चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ अपनाने पड़ेंगे। जैसे ना उसको सोनम वांगचुक को देखना, उसने एक ऐसी स्कूल बनाया, सोचो वहाँ पे उन्हीं बच्चों को लिया जाता है जो फेल होते हैं, मतलब पास हो ही नहीं रहे। और आज वो बच्चे मतलब वहाँ पे सोचो वो आते हैं, हर चीज़ सीखते हैं। तो बात है कि आप कैसे कैसे इनोवेटिव आइडियाज़ कर रहे हो, आप एजुकेशन बच्चों को किस तरीके से दे। अब देखो क्या होता है ना, जैसे आप स्कूल जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, सब बच्चों को एक दिल से ट्रीट किया जाता है। अब भाई हमेशा एक चीज़ याद रखो, सबकी एक मेंटल एबिलिटी होती है, सबकी अलग अलग होती है, सबका समझने का अलग स्तर होता है, किसी कितना होता है, किसी कितना इतना होता है। और सबको एक ही लेवल का तुम ज्ञान देते रहोगे तो ये बच्चे हमेशा पिछड़ जाते हैं।
अरे ये हकीकत है, आप खुद ने भी आपने अनुभव किया होगा जीवन में कि आपके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनमें से कुछ कोई एवरेज थे, वो अभी कुछ और ही कर रहे हैं, क्योंकि टीचर उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। कार्यकलाप और खोज के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति का अंतर्वेशन इंक्लूडिंग लर्निंग, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आप खेल खेल में सिखाओ बच्चों को। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैसेज में डायरेक्ट दिया हुआ है। हाँ वो तो है ही, आपको मिलेगा, पर ये चीज़ आप खुद से सोचो नहीं, तो ऐसे पॉजिटिव चीज़ हुई ना। इनोवेटिव लर्निंग होना चाहिए। अब देखो सार्वभौम संदेश क्या है, सीधी सी बात है कि अब देखो शिक्षा का अधिकार अब मूल अधिकार है, ये कोई सार्वभौम संदेश हुआ जस्ट ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, इसे कोई मतलब नहीं। संदेश मैंने कितनी बार बोला सारभूत होगा, पॉजिटिव मैसेज देता रहेगा, कुछ ना कुछ सिखाने वाला रहेगा, या कुछ चेतावनी देगा, उस तरीके का होगा। ठीक है, अब देखो अगला, शिक्षा का अधिकार समाज के निर्धन और दुर्बल वर्गों के बच्चों को विद्यालय जाने को समर्थ बनाता है। अरे नहीं, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे शिक्षा का अधिकार का मतलब ये है कि अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाए, क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, बेस्ट एजुकेशन दिया जाए। सरकार को और माता पिता को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बच्चे विद्यालय जाएं। अरे बात मैं फिर बार बता रहा हूँ, रोटी राम के नाम से गवर्नमेंट प्रयास कर चुकी है ऑलरेडी। बात है कि बच्चे वहाँ जुड़े रहे, खुद बच्चे की इच्छा हो। जैसे याद करो आप, अगर अब जैसे मैं भी बचपन में रहता था, तो जैसे मोस्टली क्या होता था, बचपन में बच्चों को खेल खेलना बहुत पसंद रहता है। अब बच्चे को पता है कि स्कूल में जाएंगे और टीचर पिटाई कर रहा है, ये कर रहा है होमवर्क देगा, तो बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली आप देखना बच्चे ना छुपते हैं स्कूल जाने से। पर वहीं स्कूल एक बहुत अच्छी है, क्रिएटिव है, बच्चों को सिखाती है, हंसते खेलते सिखाती है, बच्चों पे दबाव भी नहीं है। तो वहाँ देखना बच्चा ऑटोमेटिक बैग सुबह उठ जाएगा, ऑटोमेटिक ही खुद ही वो जाएगा। तो इस टाइप के स्कूल होंगे तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बढ़ता है ना। तो मेन महत्वपूर्ण वो है कि बच्चों के अंदर ही वो सर, है। आज की एजुकेशन में ना पेरेंट्स का इतना प्रेशर रहता है बच्चों पे। बच्चे आके मेरे से ऐसे हाथ जोड़ के कहते हैं मैम आप हमारी छुट्टी कर दीजिए, आप कर दीजिए तो अब मम्मी पापा कुछ नहीं कहेंगे। मैं उनको बेवकूफ बना के पढ़ाती हूँ। मैंने कहा बस बेटा तुम लोगों को 10 दिन पढ़ना है, 5 दिन पढ़ना है, फिर 1 दिन की छुट्टी हो जाएगी, ऐसे करके पढ़ाते हैं, तब वो पढ़ने आते हैं पूरे मन से। तो मतलब ये समझ लो ना, इसका मतलब यही है कि छुट्टी वो नहीं दबाव करूँ ना है। मैं, तो वो लोग नहीं आए, वो कहेंगे कि भाई हम क्या ही करें, और रोते हैं ऐसे कि मैं उनको तुम सारे दिन पढ़ते ही रहते हैं, हम कुछ करते ही नहीं पढ़ने का अलावा। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, वही तो हो गया ना। एक तो स्कूल जाओ, इतना दबाव स्कूल का झेलो, फिर तुम्हारा ट्यूशन का काम, वो स्कूल का काम, बच्चे दिन भर कहाँ खेलेंगे, फिर खत्म मामला। ये होता है। और इतने सब पे भी सर घर वालों का फोन आता है कि क्या कर रहा है हमारा बच्चा, हमारी तो बात सुनता ही नहीं, आप देखो आप देखो। तो भाई तुम लोगों ने ज्यादा प्रेशर कर दिया है बच्चों पे। अरे एक हकीकत में बात बता रहा हूँ ना, आज की रेट रेस में बच्चे फंस रहे हैं और कुछ ही नहीं है। रियलिटी में देखो ना, पढ़ाई का बहुत मतलब फंस रहे हैं सर, बहुत। जैसे क्या हो गया, टॉपर, ये सर फलाना उनको ढिकाना, खेलना ये सब वेलना दे रहा है, फालतू। बिल्कुल भी खेलने का तो दिमाग में ही नहीं है कि कुछ उनको खिलाना भी चाहिए। इससे ना पर्सनालिटी मेकिंग नहीं होती, बच्चों के एक रट्टू तोता बन के रह जाता है, फिर वो ना स्कूल में भी मार पड़ती है सर, और फिर घर आते हैं तो घर में भी मार पड़ती है। और रिजल्ट के दिन तो मन करता है कि कहीं और ही चला जाए। तो वो यही राजन है और क्या है। चलो आगे देखो, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार में सभी के लिए गुणवत्ता, देखो यही मेन चीज़ है, क्वालिटी शिक्षा होनी चाहिए। दैट्स द पॉजिटिव चीज़, सबसे पॉजिटिव चीज़ है, यही बात है। अब देखो, ये मरुभवन किसी पारितंत्र की जैव उत्पादकता के ह्रास को, उस प्रक्रिया को व्याख्या करने वाला शब्द है जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता की संपूर्ण हानि को हो जाती है। यद्यपि यह घटना प्राय शुष्क और अर्धशुष्क अल्पाद पारितंत्र से जुड़ा हो सकता है, तथापि आर्द्र उष्णकटिबंध में इसका प्रभाव अत्यंत नाटकीय हो सकता है। देखो नाटकीय बदलाव लिखा है, तो ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा कि जहाँ नाटकीय बदलाव हो रहा है उसका रीजन क्या है, ये है। अब देखो ना, यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी 2018 में भी आया, जीएस में है ना। अरे 2013 में भी आया हुआ है, ये सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो, वन उन्मूलन एक प्रमुख दुष्परिणाम जल विज्ञान, बहुत बड़ा, छोड़ो डायरेक्ट इधर पढ़ो अपना आगे पैराग्राफ, इधर आ जाओ। यहाँ देखो, असम के चाय रोपण करने वालों की तात्कालिक चिंता ब्रह्मपुत्र के कछारों के साथ साथ आने वाली बारंबार आप्लावन के कारण चाय बागानों को होने वाली क्षति के बारे में है। अब चाय बागान की क्षति व परिणाम स्वरूप होने वाली चाय उत्पादकता की हानि, नदी तंत्र के बदलते मार्ग और गाद भराई के कारण, सेलिटेशन के कारण नदी तल के बढ़ते जल स्तर का कारण है। स्थल मरुभरण के अंतिम परिणाम है मृदा निम्नीकरण, उपलब्ध जल, उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन, उसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण समुदाय के आर्थिक कल्याण के लिए आवश्यक खाद्य, चारा और ईंधन काष्ठ उत्पादन में होने वाला ह्रास। कहीं ना कहीं चीज़ों के जो इन्वायरमेंट के कॉलेज में जो चीज़ें हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा, उन चीज़ों के बारे में दिया गया। अब देखो ध्यान से देखना,
इस परिच्छेद के अनुसार निम्न में कौन कौन से वन आच्छादन में आए ह्रास के परिणाम, ये जीएस का क्वेश्चन भी है, देख लो ना जाके, बहुत बार आया हुआ है, 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। नेगेटिव इम्पैक्ट पूछ रहा है, ध्यान से समझना। वन आच्छादन में आए ह्रास मतलब जैसे मान लो जंगलों को काट दिया गया हो तो उससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। सबसे मेन चीज़ होता है पूरी मृदा की हानि होती है, क्योंकि जैसे ध्यान से देखना, जो पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती है मृदा को, जो सोइल होती है उसको कैच करके रखती है। जब आप पेड़ काट दोगे तो मृदा जो है बारिश में इनके साथ बह जाती है। ये तो सबसे मेन रीज़न है, ये तो होगा। हाँ ठीक है, तो ये तो आएगा, आंसर का पार्ट बनेगा। आगे देखो, अपेक्षाकृत छोटी नदियों को हानि होती है। ठीक है, अब देखो स्वाभाविक सी बात है, ध्यान से देखना। चलो ठीक है, अपन ये नहीं छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। भौम जल की हानि होती है। ठीक है, तो भौम जल की हानि तो जरूर होगी। ग्राउंड वाटर का वनाच्छेदन में ह्रास का परिणाम, ऐसे देखोगे ना, देखो ना। अब देखो मैं इसका बताऊँ, ध्यान समझना। अब ये लाइन खोजो बस पैसेज में, ऑटोमेटिक सारा आंसर मिल जाएगा ना। देखना ध्यान से, ये यहाँ पे दिया होगा आपको, सारी चीजें दी हुई है सर, सारी चीजें। हाँ वही ना। भारत के सभी मैदान वनस्पति आच्छादन के व्यापक ह्रास और उद्देश्य देखो, धान गेहूं के एक रस एक दाने कृषि के परिणाम होने वाली एक आम घटना है। वनोन्मूलन का एक प्रमुख दुष्परिणाम जल विज्ञान में प्रतिकूल परिवर्तनों संबंधित मृदा और पोषकों की हानियों से संबंधित है। एक रीजन मिल गया। आगे देखो, वनोन्मूलन के दुष्परिणाम निरपराध रूप से अपरदन हानियों के माध्यम से होने वाले स्थल अवक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय एशिया और अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में अपरदन उच्च स्तर पर होता है में इसकी उच्च दरें वनोन्मूलन के और वनों के नष्ट हो जाने के कारण उपरांत किए जाने वाले बेमेल भूमि प्रबंधन प्रणालियों के कारण चिंताजनक दर से बढ़ रही है। उदाहरणतः भारतीय संदर्भ में प्रमुख नदी तंत्र गंगा ब्रह्मपुत्र के माध्यम से। पर्वत के संदर्भ में पर्वतीय मृदा का कम होता जा रहा है। आर्द्रता धारण करना, हिमालय क्षेत्र में अंतर्भूम झरनों अपेक्षा छोटी नदियों सूखते झरने, देखो छोटी नदियों का भी आ गया। श्रेय वन आच्छादन में आए हुए परिवर्तनों को दिया जा सकता है। एक अप्रत्याशित परिणाम जल के माध्यम से होने वाले उच्च भूमि निम्न भूमि की अन्योन्य क्रिया में आया हुआ बदलाव है। सीधा सा दिया हुआ है। भौम जल की हानि तो हो गई, ठीक है, ग्राउंड वाटर का तो हो गई। छोटा ये अफ्रीका छोटी नदियों की हानि ये दिया है, तो ये डायरेक्ट आंसर ये बनेगा। कृषि उत्पादन में प्रतिकूल अभी नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा एग्रीकल्चर इम्पैक्ट पे। ठीक है, तो ये एक पहला, जैसे जो मैंने वो स्टेटमेंट वाली बनाई थी उसमें 4 में शायद 2 ही बार ऐसा हुआ कि चारों स्टेटमेंट सही हुए। दूसरा लगाया था। नहीं, पहला तो ऐसे ही आएगा। ये तो सबसे मेन रीजन होता है, ये तो मेन रीजन होता है। ठीक है, अगला देखो, महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ध्यान से देखना, इससे यही पता लग रहा है वनोन्मूलन के बारे में बात चल रहा है। अब देखो कैसे कटेगा। भूमि का लवणी वन केवल मानवीय क्रिया के खिलाफ याद करो, इस टाइप का स्टेटमेंट पहले भी आया था जिसमें ह्यूमन को जिम्मेदार ठहरा दिया गया था। क्या बात करें, नेचुरल फिनोमिना भी होता है भाई। ठीक है, अब देखो केवल ये कटा। वनोन्मूलन के कारण नदी में, हाँ ये जो आते हैं ना सर, वो आते हैं ना भूकंप समुद्र के अंदर, और फिर ये क्रेटर से धुआं निकलते हैं, वो भी इसमें शामिल है प्राकृतिक में। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती है। दैट इज नॉट ह्यूमन, इंटायरली ह्यूमन कोई चीज़ को इम्पैक्ट नहीं कर सकता, ये चीज़ याद रखना। अगर देखो वनोन्मूलन के कारण नदी मार्गों में परिवर्तन हो सकता है, देखो हो सकता है तो पॉसिबिलिटी दे दिया, ऑटोमेटिक आंसर आ गया। अब देखो मैदान में गहन एक दान ने कृषि प्रथा, उष्णकटिबंधीय एशिया अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में मरुभूमि का प्रमुख कारण है। ये देखो 2 ऑप्शन उन्होंने ऐसे बनाए, ये हमेशा ये चीज़ याद रखना। मेरा जहाँ तक मानना है ना, यूपीएससी शायद इनमें ज़्यादा इतना चेंज नहीं कर पाए, जो अपने को लग रहा है ना कि जीएस की तरह इसमें कर देगा, नहीं करेगा वो। इसका रीजन इसका थोड़ा ना स्पेसिफिक तरीके से बनते हैं ये क्वेश्चन। इसमें तो एक ही कटरा तुरंत आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला देखो, मरुभवन के संदर्भ में जैसे परिचय में वर्णन किया गया, जिन्हें पोदना ने बनाएंगे, छोड़ो। मरुभवन केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की एक घटना है, क्या बात कर रहे हो, ये तो कहीं पे भी हो सकता है। गया, अगला देखो, बाढ़ और मरुभवन वनोन्मूलन के अनिवार्य परिणाम है। अनिवार्य परिणाम मतलब बोल दे कि 100% इसी पे डिपेंडेंट है। नो, गलत, ऐसे सही होता है। मान लो कि वनोन्मूलन होगा, ठीक है, तो बाढ़ आ सकती है, मे बी सम पॉसिबिलिटी। ध्यान से देखो, ये चीज़ याद देखो, यहाँ पे वनोन्मूलन के कारण नदी मार्ग में परिवर्तन हो सकता है, देखो पॉसिबिलिटी दे दिया, ये बोला 100%, तो दैट्स रॉन्ग, डी आंसर। ये पक्का गलत किया होगा किसी ने, ये किसका गलत हुआ था, गलत तो हुआ होगा। मेरा सही है। अच्छा ठीक है, अगला देखो क्लाइमेट चेंज हमेशा पीछे नहीं छोड़ रहा है, हर बार आता है, हर बार। ये चीज़ ऑब्जर्व करो, कुछ चीज़ें क्वेश्चन है जो बार बार पूछ ही रहा है। जलवायु परिवर्तन, अब देखो मेन चीज़ जलवायु परिवर्तन हो गया। इसमें सामना करने वाले उत्पादक कृषि, वानिकी तथा मत्स्य पालन को सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक परिसंपत्ति की विविधता की आवश्यकता है, बायोडाइवर्सिटी जरूरत है। ठीक, उदाहरण भी दे रहा है वो सारी चीज़ें। आ जाओ इधर आओ।
अपेक्षाकृत अशुभ पारितंत्र जैसे कि वनारोपित जलग्रहण क्षेत्र, मैंग्रोव आदि भूमियाँ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रोक सकते हैं। एज अ पॉजिटिव बदलती हुई जलवायु के अंतर्गत पारितंत्र सेवा संकट में और प्रबंधन उपभागों को अपेक्षाकृत अधिक पूर्व सक्रिय और अनुकूलित बनाना होगा। प्राकृतिक क्षेत्रों के बीच संयोजनों जैसे कि प्रवासन गलियारे की आवश्यकता जातीय गतिशीलता सफल बनाने के लिए याद करो इस टाइप के गलियारे की बात पहले भी पैसेज में आई थी होगी, जिससे कि जलवायु परिवर्तन का सामना किया जा सके। ठीक है, सीधी सी बात है। अब ध्यान से देखना, प्रवासन गलियारे की बात की है, सबको बात की है, सारी चीज़ें बता दी है। उपयुक्त परिचय में कौन कौन से जलवायु परिवर्तन सामना करने में सहायक है, देखो सारा दे दिया है यहीं पे, कौन कौन रोक सकता है सब दिया है। प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण, ठीक है, ये तो आएगा, ऐसे पॉजिटिव है। ये देखो अपेक्षाकृत अशुभ पारितंत्र जैसे कि वनारोपित जलग्रहण क्षेत्र, मैंग्रोव आदि जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं। बदलती हुई जलवायु परिवर्तन पारितंत्र सभी संकट में है। ठीक है, अब देखो सबसे मेन चीज़ देखो, प्रवासन गलियारे यहाँ पे दिया है। प्रवासन गलियारे प्राकृतिक क्षेत्र के बीच के संयोजन जैसे कि प्रवासन गलियारे की आवश्यकता जातीय गतिशीलता सुगम बनाने के लिए होगी, जिससे जलवायु परिवर्तन का सामना किया जा सकता है। तो चौथा तो जरूर आएगा, तो ये तो गया काम से। ठीक है, अब देखो चौथा तो कन्फर्म है, आगे देखते हैं। प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण, ये तो पॉजिटिव है ऐसे। ठीक है, तो ये तो जरूर आएगा। अब देखो विद्यमान फसल प्रबंधन पद्धतियाँ, ये कहीं पे भी इसमें बात नहीं की गई है जी, ये है किया हुआ है सर। अपेक्षाकृत ही है ना, अभी देखते हैं ना, रुक जाओ। अपेक्षाकृत व्यापक निकाय पूल को संरक्षित करने अब के देखो। लिए ले जाए। ठीक है, देखो ध्यान से देखना कहाँ से बात कर रहा है। लेकिन फसल चुनने के लिए निजी क्षेत्र किसान प्रेरित प्रक्रिया रहती है वर्तमान कहाँ पे, यहाँ पे। ये नस्ल के नीचे है। चलो ठीक है, देखो ऐसी फसल किस्म की आवश्यकता है जो सूखा, गर्मी और बढ़ी हुई CO2 के अंतर्गत अच्छा निष्पादन करे। लेकिन फसलों को चुनने के लिए निजी क्षेत्र और किसान प्रेरित प्रक्रिया अतीत तथा वर्तमान दशा में अपनाई गई एकरूप किस्मों का समर्थन करती है, न कि उन किस्मों को जो अपेक्षाकृत गर्म आदत अथवा शुष्क दशा में सतत उत्पादन देने में समर्थ है। वर्तमान फसलों, नस्लों और उनके वन्य समृद्धियों के आनुवंशिक संसाधनों की अपेक्षाकृत विक्रय निकाय पूलों संरक्षित रखने के लिए त्वरित प्रजनन कार्यक्रम की आवश्यकता है। अब ये कहीं पे भी नहीं है सर। तो फिर भैया अपेक्षाकृत व्यापक निकाय पूल, ये पढ़ो ना अपेक्षा कहाँ पे मिल गया आपको? नस्ल अरे के नीचे है। अरे ये बताओ, विद्यमान फसल प्रबंधन पद्धतियाँ किधर है? विद्यमान नहीं, इसके ऊपर वाला कह रहा हूँ। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसकी बोल रहा हूँ। ये 18 मैं वो बता रहा हूँ, तभी तो आंसर आएगा ही। तीसरे वालों दिया, यही चीज़ पकड़नी है, कौन सी आउट ऑफ बॉक्स बात बोल रहा है। और ये सब दिया हुआ है पैसेज में, तो ये वाला बी आंसर 1 to 4। अब देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो एक आध चीज़ ऐसे देता है जो आउट ऑफ बॉक्स होती है, जो पैसेज में कहीं भी नहीं दी होगी, तो एक बार सरसरी निगाहों से देखने की आदत डालो। और मैं फिर बता रहा हूँ, जिनको CSET में डर लग रहा है, वो मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो लास्ट मेथड है ये, और इसमें ये अप्रोच अपनाओगे कोई दिक्कत नहीं, आप 40 से 45 मिनट ले लेना। मैं फिर बार बता रहा हूँ, पर 22+ सही हो गए। और इतने 8-10 क्वेश्चन तो मैं उधर बता दूंगा जो पास हो जाओगे, पर इधर अच्छे से काम करो। निम्नलिखित उदाहरणें बनाई गई है, ठीक है, ध्यान से देखना। छोड़ो, जीविका का विविधीकरण पॉजिटिव बात है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का सामना करने की एक योजना के रूप में कार्य करता है, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, ये तो सही है। आ जाओ, एक धान्य फसल पद्धति को अपनाने से पादप किस्में और उनके वन्य संबंधी समाप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। हाँ, ये बात सही है। एक दाने जो फसल होती है, आप एक ही खेती से एक ही चीज़ बार बार उगाते जा रहे हो, वो सही नहीं है। वो वहाँ का NPK रेशियो भी खराब करता है। ठीक है, तो वो सही चीज़ नहीं है। तो ये बात तो सही है। ठीक है, तो ये बात मैसेज जो दे रहा अपने को कन्वे करो, सही है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, एक दाने फसल पद्धति को अपनाने से पादप किस्मों और उनके वन्य संबंधी समाप्ति की ओर अग्रसर होते। कहीं पे भी एकदम जनरल स्टेटमेंट है ये। ठीक है, ध्यान समझना। देखो एक चीज़ ऑब्जर्व करो, जब उसको गलत बनाना होता है ना कुछ उल्टा पुल्टा दे देता है। ठीक है, अब आ जाओ अगला। आज शीर्ष पर्यावरणीय चुनौती जन तथा इनकी आकांक्षा को समुच्चय हैं। यदि आकांक्षाएं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की किफ़ायती प्रकार की हो तो बहुत अधिक संभावनाएं बनती हैं। उस दृष्टिकोण की तुलना में जब पृथ्वी के विशालकाय शॉपिंग मॉल की भांति देखता है, हमें चमक धमक के आकर्षण में परे जाना चाहिए। मतलब वही कंजम्पशन इनकी बात कर रहा है, सीधे सा दिख रहा है। अब देखो इसमें कहीं पे कंजम्पशन की बात नहीं बोल रहा, अपने आपको समझना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे विशाल का शॉपिंग मॉल क्या है, भांति दिखता है और हमें चमक धमक के आकर्षण में परे जाना चाहिए तथा यह समझना चाहिए कि पृथ्वी एक जैविक तंत्र की भांति कार्य करती है। सीधा कंजम्पशन की बात कर रहा है, कहाँ कंजम्पशन की बात हो रही है इसमें। देखो पहले तो रिडक्शन मेथड अपनाओ। केवल जैविक तंत्रों का ज्ञान ही हमें पृथ्वी को बचाने में सहायक है। केवल, आगे देखो, इधर देखो, पृथ्वी मानव की खाद्य वस्त्र तथा आशय की केवल आधारभूत आवश्यकता पूर्ति कर सकती है। काटो। ठीक है,
पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने का एकमेव मार्ग जनसंख्या सीमित करना है। देख लो, एकदम एक्सट्रीम वर्ड सारे तो ऐसे कट के डायरेक्ट आंसर आ गया। हमारे लिए उपभोक्तावाद को कम करना अपने ही हित में, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, मैंने पहले बोल दिया था, कंज्यूमरिज्म। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं जो फट से आंसर मिल जाएंगे आपको, और ये चीज़ पकड़नी है, बस ये चीज़ याद रखना। अब देखो अगला, देखो कुछ वर्ड, अब देखो ऑटोमेटिक सीधी सी बात है, आंसर में एक्सट्रीम नहीं जाएगा वो, कुछ दे दिया, ये चीज़ पकड़ो, यहाँ पे देखो कुछ दिया है, समझ लो। कुछ लोगों को विश्वास है नेतृत्व एक ऐसा गुण है जो या तो जन्म से होता है, बिल्कुल ही नहीं होता। लीडरशिप के बारे में बोल रहा है, ये सिद्धांत मिथ्या है, सीधे अगली लाइन में बोल दी है, जन्म से होता है। ऐसा नहीं है कि आपको, क्योंकि नेतृत्व की कला अर्जित की जा सकती है और अवश्य सिखाई जा सकती है, बस सीधी सी बात है ये। अब आगे बढ़ जाओ। किसी भी दिशा को वह एक दृढ़ चुनाव कर ले तो उसमें सही होने का तब भी संयोग हो सकता है, जबकि कुछ न करना लगभग निश्चित तौर पर गलत है। ये बात तो सही है। जब आप मान लिए कि आप बचपन से डीम डोल हो, पढ़ने में कुछ है नहीं, तो फिर तो कुछ ही नहीं हो सकता आपको पता। आप ये मान ले तो नहीं, अगर मैं प्रयास करूँगा तो जीवन में कुछ चीज़ अच्छी हो सकती है। मैंने सही बता, मेरी लाइफ में मैंने ऐसे बंदे देखे जो पढ़ाई में एकदम बिल्कुल 0/0 सन्नाटा, आज बाद में उन्होंने मेहनत से इतने चीज़ें, मतलब बहुत क्रिस्मेटिक बदलाव किए। भाई एक बंदा तो ऐसा था, मुझे याद है, मेरे साथ 12th क्लास में पढ़ता था, उसके मैथ को, उसको डर लगता था मैथ से। और सोचो कि उस टाइम ऐसा था कि वो साइंस में से था, तो 50-55% बनी थी उसकी, वो पास हो गया, तो फिर उसने मैथ छोड़ दिया था। उसके बाद उसने भाई एसएससी में सोचो 200 में से 190 नंबर आते थे उसके मैथ में। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ है। अगर वो ये मान लेता कि मुझे मैथ कभी आ ही नहीं सकती जीवन में, तो कभी नहीं आती। अगर वो प्रयास करेगा तभी तो आए नहीं उसको। जैसे आप भी अपने लाइफ में एग्जाम्पल देखे होंगे, बहुत सारे लड़के जो स्टार्टिंग में बहुत पढ़ने में कुछ भी नहीं था रुचि, नहीं पढ़ने मन करता था, समझ में नहीं आती थी चीज़ें, पर धीरे धीरे लगातार कंटिन्यू मेहनत करने से चीज़ें बदलाव होता है। तो वैसे लीडरशिप क्वालिटी वैसी है ना। अगर आप ऐसे मान लोगे कि इन्हें फालतू की बातें, लीडरशिप तो बचपन से होता है, वो कूद के पाँव पालने में दिख जाते हैं, ऐसी कहावतों को, तो वो ऐसे देख लोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। अब देखो, नेतृत्व को केवल युद्ध के अनुभव से सिखाया जा सकता है, क्या बात कर रहे हो। और जो बोलते हैं कि गेम खेलना चाहिए, उससे कौन सीखेगा फिर। कठिन परीक्षण के बावजूद बहुत कम नेता बनते हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये नेगेटिव बात बोल दिया। परीक्षण के परिणाम दिखाते हैं कि अपेक्षा से अधिक लोग नेतृत्व अर्जित कर लेते हैं। ये तो बात वही हो गई कि ट्रेनिंग सिखाया जा रहा है, उससे भी ज़्यादा ज्ञान आ गया आपको, ऐसा हो ही सकता है क्या। नेतृत्व को अर्जित भी किया जा सकता है, साथ ही सिखाया भी जा सकता है। देखो ये डायरेक्ट लाइन दिखे थे, डायरेक्ट आंसर। भी जा सकता है। और ये जैसे पॉजिटिव, और उसे लेखक का मत ही यही था, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कभी भी चीज़ों को लेके, हमेशा याद रखो। कोई चीज़ नहीं आ रही कोई बात नहीं है, प्रयास करो। देखो जलवायु परिवर्तन, ये जलवायु परिवर्तन मैं फिर बार बता रहा हूँ, 2011 से लेकर अपन 18 में पहुँच गए हैं, फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, और ये आगे भी नहीं छोड़ेगा, ये तो याद रख लें। जलवायु परिवर्तन का निवारण करने की सभी कार्यवाहियों में अंततः लागत अंतर नहीं होती है। आप जब भी कोई जलवायु परिवर्तन के कारण जो भी बदलाव आ रहे हैं, अगर इसको आप कम करना चाह रहे हो तो कॉस्ट आती है। याद करो, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया था। जलवायु परिवर्तन का निवारण, भारत जैसे देशों के लिए अनुकूलन तथा प्रमोशन योजना, याद करो इस टाइप का सेम पैराग्राफ था वो। और परियोजनाओं को अभिकल्पित कार्यान्वित करने के लिए वित्त पोषण उचित रूप से बहुत अहम है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए, जो कि जलवायु परिवर्तन सर्वाधिक मार झेलने वालों में से एक होगा, वित्तीय विकास की आवश्यकता को देखते हुए यह समस्या और गंभीर है। अधिकतर देश निश्चित ही जलवायु परिवर्तन का वास्तविक खतरे रूप में देखते हैं और अपने आसपास के सीमित संसाधनों का अधिक व्यापार और एकीकृत तरीके से प्रयोग करके निवारण का प्रयास कर रहे हैं। सीधी सिंपल सी बात बोला, ध्यान से समझना आप। जलवायु परिवर्तन विकसित देशों के लिए चुनौती नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप। अमेरिका, पूरा यूरोप इससे चरमराया हुआ है। रो रहे हैं वो लोग। ग्रेटा थनबर्ग काहे, यहीं लिखो ग्रेटा थनबर्ग, जो लड़की थी 17-18 साल की। सीधी सी बात है। देखो तीसरा सही हुए, ऑटोमेटिक वित्तीय तरीकों और साधन खोजने होंगे ताकि विकासशील देश अपने अनुकूलन क्षमता बढ़ा सके। हाँ, यही तो पूरा पैराग्राफ में बात कर रहा, पॉजिटिव बात है, ठीक है। ताकि उसको अल्टरनेटिव सोचने पड़ेंगे। भाई फंड की कमी है तो उसके लिए और क्या किया जाना चाहिए अपने को। अनेक देशों के लिए जलवायु परिवर्तन एक जटिल नीतिगत मुद्दा और एक विकास का मुद्दा भी है। हाँ एकदम, एक वर्ड समझो, 2-3 आंसर होगा, ठीक है। देखो मैं फिर बार एक चीज़ समझ जाओ, स्टेटमेंट के बिहाफ पे ही खेलता वो। किसी स्टेटमेंट गलत बनाना तो उसका एक्सट्रीम बढ़ दे देगा। भारत में जैव मात्रा तथा कोयले से खाना पकाया स्वास्थ्य समस्याओं के प्रमुख कारकों के रूप में स्वीकृत है तथा निर्धन जन समुदाय की स्थिति तथा बच्चे स्वास्थ्य जोखिम का सामना करें। क्यों समझ बात हो, इसीलिए यूज़ करते हैं। समझ में आगे डायरेक्ट आ जाओ इधर। अब देखो, यद्यपि स्वच्छ खाना बनाने के ईंधन जैसे एलपीजी, प्राकृतिक गैस तथा बिजली का उपयोग करने वाले भारतीय जन समुदाय का हिस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्रदूषक ठोस ईंधन का प्रमुख खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में उपयोग में लाने वाली संख्या लगभग 30 वर्षों में 70 करोड़ पर स्थिर है।
ठीक है, आज भी अपन मतलब ये बोल रहा है कि आज भी अपन जो उसी का यूज़ करते जा रहे हैं। एलपीजी तो आया है, पर इतना बदलाव नहीं है कि बहुत बड़ा बदलाव हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, ग्रामीण जन स्वास्थ्य खतरों के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण प्रदूषक ठोस ईंधन के उपयोग को त्याग रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं। यहाँ देखो ये आखिरी लाइन क्या बोल रही है, अभी भी स्थिर बना हुआ है, 70 करोड़ पे स्थिर है। अभी भी लोग इतने हैं कि जो यूज किए जा रहे हैं। प्रदूषक ठोस ईंधनों प्रमुख खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में उपयोग लाने वाली संख्या लगभग 30 वर्ष से 70 करोड़ पे स्थिर है। स्थिर है मतलब समझो कि मतलब बदलाव नहीं हो रहा, वो लोग कम नहीं कर रहे हैं। एलपीजी आया है, उसके बावजूद वो लोग कम नहीं कर रहे हैं। गया, भारत में घर के अंदर वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान खाना बनाने के स्वच्छ ईंधन के उपयोग को आर्थिक सहायता देकर किया जा सकता है। क्या बात कर रहे हैं। देखो मेन बात होती है मेंटेलिटी की। जैसे मेरे घर में मैं अकेले बता रहा हूँ, या आप लोगों भी ऑब्जर्व करना जो जिनके घर गाँव में है। जैसे मेरे घर में ऐसा रहता है कि भाई मेरे पापा लोगों का जो ओल्ड जनरेशन, उनका साफ सीधा सा मानना है कि भाई गैस की रोटी मतलब वो पचती भी नहीं है चूल्हे की रोटी अच्छे से स्वाद भी नहीं आता, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दैट्स अ मेंटेलिटी। अब इसमें किसी को याद करो, उज्ज्वला स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू किया, क्या हुआ उज्ज्वला स्कीम जब फ्री में मिल रहे तब तो लोगों ने गैस यूज किया, अपन जब नहीं मिले तो सब कुछ खत्म। तो वो आर्थिक सहायता देके नहीं किया जा सकता। जब तक मेंटेलिटी चेंज नहीं होगा, माइंड सेट चेंज नहीं होगा, अवेयरनेस नहीं आएगी लोगों में, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। भारत को प्राकृतिक गैस का आयात को बढ़ाना चाहिए तथा अधिक बिजली उत्पादन करना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं, तो इस पूरे पैराग्राफ में उसकी बात है ही नहीं, आउट ऑफ बॉक्स हो गई ये बात। अब तो ध्यान से देखना, निर्धन घरों में खाना बनाने की गैस तक उनकी पहुंच बनाकर पहले तो एक्सेस होना चाहिए। आकस्मिक मृत्यु को कम किया जा सकता है। हाँ ये बात सही है। अब देखो पहले लाइन में लिखा है, भारत जय माता कोयले में खाना पकाना स्वास्थ्य समस्या प्रमुख कारक रूप में स्वीकृत था, निर्धन जनसंख्या से बचे स्वास्थ्य जोखिम सामना। हाँ तो ये है सबसे बड़ा चैलेंज है ये। चौथी लाइन में डायरेक्ट दिया हुआ है ऊपर से चौथी लाइन पे। हाँ वो तो है ही। प्रतिवर्ष इन घरों में 10 लाख से अधिक आकस्मिक मृत्यु गैर भवन जो खाना बनाने में प्रयुक्त होती है। मेरा कहने में लॉजिक समझो, मतलब लॉजिक ये है कि स्वाभाविक बात है, पॉजिटिव है। देखो आर्थिक सहायता मैंने कितनी बार बोला, याद करो यूपीएससी ने अपन 2018 पैसेज करा, इससे पहले भी आया था कि तो सरकारी योजनाओं का फंड बढ़ा देना चाहिए, वो इशू नहीं है। यही मेन चीज़ समझना। वैज्ञानिक ज्ञान के अपने संकट है, लेकिन सभी बड़ी चीज़ों के साथ ऐसा ही है। उन संकटों के परे जिनके द्वारा ज्ञान वर्तमान को डराता है, एक संभावित विश्व जो कि गरीबी रहित, युद्ध रहित, रोगमुक्त भविष्य निरूपण को वितरण करता है। मतलब आइडियलिज्म की बात कर रहा है, जो और किसी से नहीं हो सकता। विज्ञान चाहे कोई भी अप्रिय परिणाम हो सकते हैं, वो अपनी विशेष प्रकृति में मुक्ति दाता है। मतलब ये बोला कि साइंस दिखने में ऐसे बहुत सुंदर लगता है, हो सकता है उससे कुछ काम हो या ना हो पर दिखने में अच्छा लगता है भाई, बस। तो यही चीज़ है, मतलब ये आपको एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना के देता है साइंस। अब देखो सुखी विश्व विज्ञान का सोपान है, यही तो मेन बात है। देखो सारी बात आपको सारी जो बातें प्रिय लगती है, ये देखो एक संभावित सुखी विश्व जो कि गरीबी रहित हो, युद्ध रहित हो, रोग मुक्त हो, भविष्य निरूपण करता है और जो किसी से नहीं हो सकता। विज्ञान चाहे भी कोई भी अप्रिय परिणाम हो सकते हैं, अपनी प्रकृति विश्व मुक्ति दाता है। आंसर तो ये आ चुका, पर देखो अगले इस तीनों स्टेटमेंट कटेंगे। सुखी विश्व का होना बिल्कुल ही संभव नहीं है, और विज्ञान हो या ना हो। क्या बात कर रहे हैं, एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट। विज्ञान के बिना सुखी विश्व संभव ही नहीं है क्या पहले साइंस नहीं थे तब लोग खुश नहीं रहते थे? विज्ञान ही एक सुखी विश्व का निर्माण कर सकता है, लेकिन वो अकेला बड़ा संकट भी है। क्या बात कर रहा है, विज्ञान ही आ गया ना भैया। मतलब वो एकदम 100% उस पर जिम्मेदारी थोप दी है। मैंने क्या बोला, ये बस सपने दिखा रहा है, सपने सपने। ये चीज़ पकड़ो, जो होता है ना कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो उसी तरीके की बात बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो। आर्कटिक के जीवाश्म ईंधन, मत्स्य और खनिजों के विपुल भंडार अब बरस में कहीं अधिक लंबे समय तक सुलभ है। ठीक है, लेकिन अंटार्कटिक जो कि शीत युद्ध के दौरान हुई अंटार्कटिक संधि के कारण शोषण से संरक्षित है और किसी भी देश द्वारा किए जाने वाले राज्य क्षेत्रीय दाव के अंतर्गत नहीं आता है। के विपरीत आर्कटिक का औद्योगिक सुरक्षित रखने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है, विशेषकर उस समय जब विश्व अधिक से अधिक संसाधनों के लिए लालायित है। हिमयुक्त ग्रीष्म की सुस्पष्ट संभावना आर्कटिक तट वाले देशों पिघलते सागरीय खंडों को। क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, सीधी सी बात है। हिमालय पिघल रहे हैं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, उसके जियोपॉलिटिक्स कैसे बदलेगी, बस सीधी सी बात है। कैसे युद्ध होंगे, क्या है। अब देखो ये चीज़ देख रहे हो, भारत की कहीं बार बात कर, कहीं पे भी भारत के बारे में कोई बात है, कोई भी नहीं। अब देखो पहला स्टेटमेंट डायरेक्ट ही दे दिया, भारत आर्कटिक प्रदेश में राज्य क्षेत्रीय दावे कर सकता है और उसके संसाधन उसकी मुक्ति पहुँच हो सकती है। अब ये शक्ति देख के किया होगा पक्का किसी ने। अरे एक बार देख तो लो, भारत का नाम भी आया है इसमें। ये पक्का सत्ता देके गलत किया होगा किसी ने, गलत तो हुआ होगा किसी का। सर मेरा गलत था। हाँ क्या मारा था मेरा तुमने? सही है। क्या मारा था तुमने?
हाँ, बस यही है, ये जो ट्रिक के साथ खेलते हैं। यू हैव टू लॉजिकल अवेयर रहो, मैं फिर बार बता रहा हूँ। आगे देखो, आर्कटिक क्षेत्र भविष्य में विश्व के संसाधनों की कमी की भारी समस्या को सुलझाएगा। क्या बात कर रहे हो आप, मतलब ये तो ऐसी बात बोले कि सारी समस्या समाधान यहीं पे छिपा पड़ा। आर्कटिक क्षेत्र में अंटार्कटिका से अधिक संसाधन है, ये कैसी कोई बात है ही नहीं। देखो महत्वपूर्ण संदेश क्या है, यहाँ कितनी बार पढ़ा, यहाँ जो बर्फ के जो भंडार वो पिघल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लोग संसाधनों के लिए पहुँच बना रहे हैं, वहाँ पे कोई कानून भी नहीं बना है कि उससे, अभी देखो ना रशिया अमेरिका में विवाद क्यों चल रहा है, यही है। आर्कटिक में ग्रीष्म हिम का पिघलना भू राजनीति में परिवर्तन का कारण बनता है। जियोपॉलिटिक्स चेंज होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। औद्योगिक को सुरक्षित रखने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है, विशेषकर उस समय जब विश्व अधिक से अधिक संसाधनों की ललालित है। हिम युक्त ग्रीष्म की सुस्पष्ट संभावना आर्कटिक तट वाले देशों को पिघलते सागर के बड़े खंडों को छीना झपटी, देखो ये दे रही है, छीना झपटी के लिए उत्साहित किया। मतलब क्या है, भू राजनीतिकों में परिवर्तन का कारण बनता है, क्योंकि ध्यान से देखना, अब मैं इसका एक लॉजिक समझाता हूँ। इसी टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया है पैसेज में। देखो क्या होता है, जब आर्कटिक क्षेत्र है, याद करो मैंने उस दिन भी बताया था, ये पूरा हिम क्षेत्र है, हिम आच्छादित क्षेत्र है ये, ठीक है। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है ये, ठीक है। पर दूसरी बात क्या है, यहाँ पे सेल गैस है, सेल गैस के भंडार, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारे जो धातुएं हैं यहाँ पे। और वो जब तक बर्फ़ का आवरण रहेगा तब तक तो आप इसको कुछ ही नहीं कर सकते, स्वाभाविक सी बात है। अब आप देखना ना, रसिया हो गया, ये बहुत सारे लोग वहाँ पे ना इंटरफेयर कर रहे हैं, अमेरिका हो गया, ये आर्कटिक प्रदेश से आर्कटिक काउंसिल करके भी बना, यूपीएससी ने पीटी में पूछा हुआ है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होते बर्फ़ पिघल रही है। अब जैसे मान लो कि ये एरिया में बर्फ़ पिघल गई है पूरा, अब यहाँ के संसाधनों को ये यूज़ करना चाह रहे हैं। अब स्वाभाविक बात है, यहाँ कंपनियाँ लगाओगे, फैक्ट्री लगाओगे तो और ज़्यादा क्लाइमेट वार्म होगा तो स्वाभाविक बात है और ज़्यादा होगा। तो इस कारण से जो है जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है वहाँ पे। ग्रीष्म का हिम पिघल रहा है तो वहाँ सब अटैक करना चाह रहे हैं, दैट्स द मेन रीज़न। और ये यूपीएससी ने जीएस में भी क्वेश्चन पूछा है, 2-3 बार क्वेश्चन आया है इससे, जीएस में जाके देखना। एक आर्कटिक काउंसिल के बारे में पूछा, भारत के कौन कौन से वहाँ पे उसके बारे में पूछा। अब देखो WTO का सदस्य होने के कारण भारत उन समझौतों से बंधा हुआ है जिन पर भारत समेत इसके सदस्यों ने हस्ताक्षर किए का समर्थन किया है। WTO के बारे में, WTO की पूरी स्टोरी आपको पता है, अब की बार वापस से इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ MSP को लेकर। न्यूनतम समर्थन से उत्पन्न आर्थिक सहायता विशाल देशों के लिए कृषि उत्पादन के 10% अधिक नहीं हो सकती। PDS न्यूनतम समर्थन मूल्य खाद्यान्न सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग आवश्यक है। संभव कुछ वर्षों में उत्पादों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता कृषि उत्पादन के मूल्य के 10% से अधिक बढ़ जाए। तो ये सब्सिडी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और ये जो है भारत को हमेशा चैलेंज क्यों करता है, ये जो विकसित देश होते हैं सारे, वो यही कारण है कि भारत ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो सीधी सी बात है, उसी के बारे में मामला है, पूरा सब्सिडी के बारे में मामला है। भारत को अपने PDS को संशोधित करना चाहिए। अच्छा, हम उनकी बात मानेंगे और अपना PDS को, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बोली है उन्होंने कि ज़रूरत है हमारे किसान लोगों के लिए, ठीक है। समझा जाता है कि कृषि समझौते के अनुच्छेद 6 के अनुसार कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने से विकृति आएगी और इसे सीमाओं को अधीन रखा गया, ठीक है। तो ये तो एक लिमिट में रखा गया, पर भारत के जो 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, पर भारत 10% से अधिक बढ़ रहा है, यही मेन बात है। भारत तो WTO सदस्य नहीं होना चाहिए। ये तो किसी ने आंसर नहीं मारा था ना। भारत अपने गरीबों को खाद्य सुरक्षा देता है, अरे बात खाद्य सुरक्षा देता है उससे मतलब नहीं है, ऐसे किसानों को देता, गरीबों को नहीं देता। दैट इज लॉजिक, अब यही पकड़ना होता है। देखो ये चीज़ें, सब्सिडी भारत किसानों को देता, ना कि गरीबों को, ठीक है। भारत के लिए खाद्य सुरक्षा व्यापार के साथ टकराव उत्पन्न करती है, हाँ ये बात सही है। अब तो ध्यान से देखना, ये क्या हो गया, अक्सर ही गायब कर दिया इसने। चलो छोड़ो, ऐसे भी देखो पढ़ोगे ना तो ऐसे पर हाउ इट इज पॉसिबल। इसने तो अक्सर ही इतना परमानेंट मार्कर आ गया कि इसने अक्सर ही हटा दी। चलो ठीक है, छोड़ो। मतलब मेन बात यही है कि भारत, देखो ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ। जैसे भारत क्या करता है, जैसे किसानों को बचाना है, किसानों को बचाने पीछे पर्पज क्या होता है कि जो भारत के जो मतलब कि गरीब लोग हैं उनको अच्छे कम दाम पे वो मिल जाए। तो ये क्या है, फूड सिक्योरिटी है। जब भारत फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है, तो जैसे मान लो कि भारत सब्सिडी दे देता है, तो अमेरिका के लोग ये आरोप लगाते हैं कि भारत ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है और हमारे जो मार्केट में जो मतलब जैसे मान लो कि ध्यान समझना, अमेरिका का अनाज यहाँ पे आके बिकना चाह रहा है, मान लो
40 रुपये किलो में। पर भारत का क्या कर रहा है, किसान मान लो कि उत्पाद कर रहे हैं, 50 रुपये लग रहे हैं, तो सरकार क्या करती है, 20 रुपये उनसे खरीदती है, पीडीएस के थ्रू उनको 1 रुपये 2 रुपये किलो में बेचती है। तो कौन खरीदेगा उसका, अमेरिका के जाके? तो ये है कि वो टकराव उत्पन्न करती है बिजनेस के, व्यापार के साथ, ट्रेड के साथ। ठीक है, आगे देखो। डब्ल्यूटीओ कहती है कि इंडिया एग्रीकल्चर में हर चीज में टैक्स बढ़ाए, फर्टिलाइजर में। हाँ, तो वही ना, तो वो उपकरण बात कॉस्ट बढ़ाने की बात हुई ना। हाँ, तो कॉस्ट बढ़ाने की बात हुई तो फिर अगर ऐसा कोई कंट्री नहीं करता है तो क्या होता है कि जैसे कि इंडिया का सस्ता अनाज दूसरे कंट्री में पहुंचेगा तो वहाँ का फसल पे प्रभावित, प्रोडक्शन पे प्रभावी असर पड़ेगा। वही सिंपल सी बात यही होगी कि मतलब मेन चैलेंजेस क्या है। भारत बोलता है कि हम फूड सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, परंतु वो कहीं ना कहीं ट्रेड को प्रभावित करता है, बस सीधी सी बात है। ठीक है, आगे देखो। भारत की शिक्षा प्रणाली उस व्यापक शिक्षा प्रणाली के नमूने पर बनी है जो यूरोप में 19वीं शताब्दी में विकसित हुई और बाद में विश्व में फैल गई। इस व्यवस्था का उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छे नागरिक और उत्पाद श्रमिक के रूप में अनुकूलित किया जाए। देख लो, आज ये है एजुकेशन का, अंग्रेज यही चाहते थे। ठीक है, श्रमिक उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, आगे देखो। किंतु आर्थिक दृष्टिकोण से वर्तमान वातावरण पूर्णतः भिन्न और एक जटिल, अस्थिर और भूमंडलीय रूप से अंतर संबंधित संसार है। पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन वैसे जुड़ा हुआ है, तो सारी चीज़ें वैसे जुड़ी हुई है। अब तो ध्यान से देखना कहाँ से इसका आंसर निकलेगा। काफ़ी संख्या में भारतीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ विकसित देशों में जाते हैं। अब देखो, कुछ वर्ड पढ़ लिया आपने, पर आगे भी पढ़ना। कुछ विकसित देशों में जाते हैं क्योंकि वहाँ की शिक्षा प्रणाली उन समाजों को पूर्ण प्रतिबिंब करती है जिनसे वे कार्य करती है। दैट एक्सट्रीम वर्ड, मतलब पूर्ण मतलब समझ रहे हो। एक छोटी सी चीज़ इधर से उधर हुई तो गलत गया स्टेटमेंट। अरे गलत जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? अब ये कुछ वर्ड देख के पक्का किसी ने सही किया होगा, पर ये नहीं देखा होगा। आगे देखो। भारत अपनी त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण विकसित ये देखो, ये तो वैसे भी आंसर आ गया, इसका तीसरा करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। आज के शिक्षार्थियों के लिए नए युग के कौशल समूह प्राप्त करना आवश्यक है। दैट्स द पॉजिटिव चीज। ये तो स्वाभाविक सी बात है। आगे देखो। आहार नियंत्रक डाइटिंग का प्रचलन हमारी महामारी बन चुका है। हर कोई एक श्रेष्ठ शरीर प्राप्त करने के तरीके तलाश में जिम जा रहा है। कोई लोग क्या कर रहे हैं, कोई खाना डाइट पे कर रहे हैं। अभी लोग क्या मैं कुछ लोग ऐसे एग्जाम्पल आते रहते हैं मेरे साथ, वीगन बन रहे हैं। वेगन ऐसे लोग होते जो मतलब सोचो दूध भी नहीं पीते, दूध से कोई बना हुआ प्रोडक्ट भी नहीं खाते। मैं तो ऐसे लोगों को 2 थप्पड़ मारने मन करता, ज़्यादा वेगन बन रहे। मतलब समझो भाई, देखो ये चीज़ समझो। दैट्स द, आप ये चीज़ सोचो ना कि जहाँ भाई ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है। दैट्स द यूरोप का वेगन कॉन्सेप्ट यूरोप में चलता है। भाई समझ बात है। दैट्स द इकोनॉमी की जिनकी बहुत ज़्यादा वो है, वो भाई वो अदर सोर्स से वो ले लेंगे, जो कैल्शियम हो गया, ठीक है। और दूध से क्या मिलता है, वो जूस पी लेंगे। हाँ, मतलब वो वही ना, बादा वो जूस पी लेंगे, वहाँ से होंगे। हाँ, मिल नहीं रहे हैं। अब लोग फिर भी वेगन बने बैठे हैं। जो आचार्य प्रशांत, तो आजकल तो यही एकदम बड़ा उसके फॉलोअर। मेरा कहने वाला देखो, समझो दैट्स द इन्वायरमेंट जो है ना, ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी होता है। कौन सी ज्योग्राफी और उसके लिए क्या परफेक्ट है। देखो ध्यान से देखना, जैसे ध्यान से समझना है। जैसे इस्लाम धर्म है, उसमें मांस खाना अनिवार्य क्यों है, समझो। उसका मेन रीजन है ज्योग्राफिकल कंडीशन। मुस्लिम जो इस्लाम धर्म कहाँ हो जाए, वहाँ पे सोचो कि खाने की चीज़ें थी ही नहीं। सऊदी में नहीं, मतलब जो मिडिल एशिया में देखो, तो मिडिल एशिया में कुछ खाने की चीज़ें नहीं थी। हाँ, तो इस कारण से उनको भाई एक नेसेसरी उसके धर्म के साथ ये चीज़ जुड़ गई, मांसाहार। हिंदुज़म में जाके देखोगे तो हिंदुज़म में नहीं है, क्योंकि रीज़न ये है कि यहाँ पे भाई जितना भी हिंदुज़म जहाँ डेवलप हुआ, वहाँ नदियाँ थी, सब कुछ था, तो प्रोडक्शन खूब अच्छे लेवल पे रहा, इसलिए मांसाहार को प्रतिबंध किया गया। जो ये लोग ये पढ़ाई लिखाई करके भी फिर ये बोलते हैं ना कि तू की बातें करते हैं, दैट्स बिहाइंड रीजन। जैसे आप किसी को बोलो कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, वो इंसान, मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी के लोग यूपीएससी तैयारी में आने के बावजूद भी ऐसा करते हैं। कोई मांसाहार खा रहा तो उसके साथ खाना नहीं खाते हैं। दैट ये अनटचेबिलिटी एक नई तरीके की है, तो दैट्स रॉन्ग मेथड ना। तो मेरा कहने मतलब समझो भाई, मेन चीज़ वो ये चीज़ समझो कि कहाँ कौन सी चीज़ है। अब लोग वेगन बन के बैठे हैं, सही कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर बाद में दिक्कत होती है। अब इतने पागलपन, मेरा वही माना किसी चीज़ को लेके पागलपन, अपने विवेक को खो देना। आप चाहे किसी भी धर्म को मानो, किसी भी बाबा को फॉलो कर रहे हो, चाहे आचार्य हो, चाहे XYZ जो भी हो। अरे यार मैं सही बता रहा हूँ, मैं हमेशा ना, मैं इस्कॉन में भी रहा, आई नेवर फॉलो एनी बाबा। ये मैं भाई रैशनैलिटी को फॉलो करता हूँ। कम से कम इतना तो बताओ क्या सही है, क्या हाँ, बस वही ना। अब वो लोग वेगन बन के बैठे हैं। कुछ लोग हैं मेरे कांटेक्ट में जो ठमाट के वेगन बना, हम मेरे लिए दूध की मिठाई कुछ भी नहीं,
चाय भी बंद कर दी है, दूध भी पीना बंद कर दिए। ठीक है, वो देखो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट देता है कि उनको जानवरों का शोषण होता है। ठीक है यार, बहुत सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में, तो फिर क्या करोगे तुम? ये तो कुछ ही मत खाओ। जमीन पे चलो ही मत। हाँ, तो जैनिज्म का कॉन्सेप्ट है, कितने वो बनेंगे जानवर जो नहीं दिखेंगे, तो वही बात है ना। सांस मत लो। आगे पैसेज में मिलेगा सर ऐसा पैसेज कि जीवों की अल्पायु से रिलेटेड। अच्छा, चल आगे देखिए। विश्व भर मोटापे पर नियंत्रण रखने में आहारों की विफलता स्पष्ट करता है। जब तक वजन बढ़ाने के कारणों को भली-भांति समझा नहीं जाएगा, उन्हें दूर नहीं किया जाएगा, तब तक आदतों को स्थायी तौर पर बदला नहीं जाएगा, कोई भी आहार शायद सफल नहीं होगा। देख लो, ये एकदम अच्छी बात बोला है। फालतू की चीज़ें अपनाते रहोगे, उससे कुछ ही फायदा नहीं होगा। देखो, मैं फिर बारह बता रहा हूँ, लॉजिकल वे हमेशा, विवेक को हमेशा जीवित रखो, और विवेक के अनुसार जियोगे तो जीवन अच्छा होगा। अब देखो, ध्यान से देखना, मोटापे के लिए कोई पूर्ण आहार अथवा एक समाधान नहीं है, जस्ट वे। यही चीज़ समझना है। तो मार्केट में क्या है, कंज्यूमरिज्म के नाम पे मोटापे को कम कर लो, ये कर लो। तो तुम्हें लगता है मैं बचपन से वो एड देखते आ रहा हूँ जो देख के गलत काट देता है इस क्वेश्चन। पागल है क्या? ध्यान से मैं एक लॉजिक बताता हूँ, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बचपन से वो एड देखा होगा आपने, या बचपन से वो अखबार में आता है कि वजन घटाए 10 दिन में, इस टाइप का। तुम्हें नहीं लगता कि अब देखो फिर भी लोग उन चीज़ों पर बिलीव करते हैं? दैट इज द माइंड सेट। सोसाइटी का क्या माइंड सेट है, सोचो। मोटापा विश्व भर में एक महामारी बन गया, क्या बात कर रहे हैं। बहुत से लोग शरीर प्राप्त करने की धुन में लगे हैं। मोटापा तो एक असाध्य रोग है, ये तो एकदम नेगेटिव बात बोलती है। मोटापे के लिए कोई पूर्ण आहार अथवा एक समाधान नहीं है। अब यही तो मेन चीज़ बोला है यहाँ पे, ध्यान देखो यहाँ पे। यह विषय मोटापे नियंत्रण रखने में आहारों की विफलता स्पष्ट करता है। साफ बोल दिया है, जब तक वजन बढ़ने के कारणों को भली-भांति समझा नहीं जाएगा, मैंने उसको समझो कैसे बढ़ रहा है, उन्हें दूर नहीं किया जाएगा, तब तक आदतों को स्थायी तौर पर बदला नहीं जाएगा, कोई भी आहार शायद सफल नहीं होगा। दैट्स आंसर। अभी देखो, इसी कारण से आंसर है, मोटापे के लिए कोई आहार अथवा एक समाधान नहीं है। आगे देखो, एक दाने कसी करने में बड़े जोखिम है। देखो, नेगेटिव चीज़ है, इतना पता होना चाहिए। कोई एकमात्र रोग या पीड़े विश्व भर के खाद्य उत्पादन करता है, समूल नाश कर सकता है, ये भरे पर संभावना इसकी बढ़ती हुई और पैसा का, सीधी सी बात है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बता रहा है। परिवर्तित होती जलवायु से ये जोखिम और अधिक बढ़ गए हैं। जैसे जैसे ग्रह गर्म होगा, मानसून वर्षा में तीव्रता आएगी, एशिया की कृषि भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाएगी, उत्तरी अमेरिका को अधिक गहन सूखे का सामना करना होगा, और फसल के रोगों नए परिणामों तक विस्तारित हो जाएंगे। सीधा सा सिंपल सा बात बोला है। अब देखो, ध्यान से देखना, कुछ वर्ड ऐसे मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट कटने को मिलते हैं। देखो, अधिक से अधिक आनुवांशिक तौर पर रूपांतरित फसलें ही केवल सन्निकट खाद्य कमी से विश्व की रक्षा कर सकती है। स्पेसिफाई कर देना ना, वो गलत जाता है। जलवायु परिवर्तन और तद्जनित खाद्य की कमी से एशिया और उत्तरी अमेरिका सबसे बुरी तरह से आक्रांत होंगे। क्या बात कर रहे हैं, तो देखोगे तो पूरा हर तरीके से बात बोला। ठीक है, आगे देखो, बहुत अधिक जोखिम होने के बावजूद विश्व में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र उपाय एक दाने कृषि। क्या बात करें, मिश्रित कृषि कितना बड़ा है। फसल आनुवंशिक विविधता को सुरक्षित रखना, दैट द मेन इंपॉर्टेंट चीज़। मैंने कितनी बार बोला है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के विरुद्ध बीमा है, दैट द पॉजिटिव वे। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखना कहाँ पे। अब देखो, ये डायरेक्ट कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला, इसने डायरेक्ट कहीं पे भी नहीं बोला एक दाने कृषि करने में बड़ी जोखिम। तो ये तो नेगेटिव बात है। कोई एकमात्र रोग या पीड़क विश्व भर के खाद्य उत्पादन की कतारों समूल नाश कर सकता है। एक भयप्रद संभावना की इसकी बढ़ती हुई और अपेक्षाकृत धनाढ़ जनसंख्या 2050 70% और अधिक खाद का उपयोग करेगी। परिवर्तित होती जलवायु से जोखिम और अधिक बढ़ गए हैं। जैसे जैसे गर्म होकर मानसून वर्षा में तीव्रता आएगी, एशिया की कृषि भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाएगी, उत्तरी अमेरिका को गहन सूखे का सामना करना होगा, और फसल के रोगों को नए परिणामों तो विस्तारित हो जाएंगे। तो ये उसके लिए खतरनाक है। देखो, एक दाने फसल क्या होता है कि एक ही चीज़ को बार बार अपन जैसे पंजाब, यहाँ पे क्या हो रहा है, पंजाब हरियाणा में एक ही जो चावल है, उसी चावल गेहूँ की खेती करते जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिक जो बाजरा है, इनके चीज़ों को दिक्कत होगी ना, तो ये उसी के बारे में बोल रहा है। तो जलवायु परिवर्तन का अगर सामना करना तो आपको ये बढ़ाना, जैसे बाजरा जैसी खेती क्यों गवर्नमेंट चाह रही है कि बढ़ावा दो, इसका रीज़न ही यही है कि आपको क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ध्यान देने रहना होगा। आई थिंक और पैसेज अब है नहीं, शायद एक आध कोई आ जाए तो आ जाए, नहीं है शायद, अब नहीं है। पैसेज है अभी 78 79 80। अच्छा, लास्ट ये रहा। चलो, अमित की बात मान लेते हैं। अरे आखिरी की ये है। इस पे लिख के आना, बस ये बता दो।
सस्ते और प्रचुर मांस की तलाश का, ये और सर देखना है। इससे पहले 55 वाले का आंसर गलत है सर, ए नहीं है, डी है आंसर। अच्छा, लेट्स चेक क्या है। तो मैंने क्या बताया, बोलो अमित। ये आंसर आपने ए बताया, डी बताया ना? ओके, हाँ तब सही है। अच्छा, कहाँ सो रहे हो तुम? इस मोटापे में तो डी। अमित जागते रहो, क्लास में सोने का नियम नहीं है। चलो आ जाओ, देखो अभी सस्ते और प्रचुर मांस की तलाश के परिणाम स्वरूप फैक्ट्री फार्म बनाए गए हैं, जहां अधिक से अधिक पशुओं को क्रूर और शोषणीय दशा में छोटी छोटी डेयरियों में घुसा दिया जाता है। ये देखना, पोल्ट्री जो फार्म होते हैं ना मुर्गियों वाले, वहाँ देखना कितना, और वहाँ से तुम्हें पता बहुत सारी बीमारी जनरेट होती है। ये बहुत बड़ा रीज़न है। लोग अपने है ना बेनिफिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्या ही करोगे आप। तो ये सीधी सी बात है, ये उसी लालच वालच की बात कर रहा है, लोग अपने बेनिफिट के लिए। इस प्रकार के प्रचलन परिणाम से विश्व में अनेक स्वास्थ्य संबंधी देशांतरगामी महामारी उठ खड़ी हुई। मैंने वही देखो एग्जाम्पल बोला, वही आ गया। जो बर्ड फ्लू होते हैं वही इसी कारणों से होते हैं, जैसे कि एवियन फ्लू हो गया। विश्व भर में पशुधन का पालन लगातार बढ़ती क्रूर और तंग दशाओं में किया जा रहा है, जहाँ पशु अपना लघु जीवन करती प्रकाश। कभी देखना है ना, यूरोप में डेयरी का वो देखना कितना खतरनाक तरीके से। भाई भारतीय सिस्टम सही है, उसमें देखना मशीनों से तो दूध निकालते हैं भाई वो जानवरों को बांध के रखते हैं एकदम फिक्स एरिया, मतलब क्या ही करोगे। परंतु कृत्रिम प्रकाश प्रतिजीव को, और वहाँ ना उनको चश्मा लगा दिया जाता है कि घास है वो दिखे हरी हरी दिखे। अब तो समझ रहे हो ना, मतलब इंसान है ना, जब कंज्यूमर के लेवल पे आता है, जब उसको भाई उसको बेनिफिट कमाना होता है, फिर वो कुछ भी नहीं देखता। प्रतिजीव जानवरों को सर जानवरों को सर कोई भी कलर दिखाई नहीं देता, वो ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। अरे तो चश्मा लगा दोगे तो हरा तो दिखेगा ना। हाँ ये तो है। तो फिर मांस उत्पादन जल की अत्यधिक खपत मांगता है, देखो यही है ना, इसीलिए गलत। मांस के प्रति किलोग्राम के लिए 15,000 लीटर की जल की आवश्यकता होती है, जबकि 1 किलोग्राम धान के लिए 3400। सोचो कितना ज़्यादा। इसीलिए मांस को क्लाइमेट चेंज का सबसे मेन रीजन माना जाता है। 1 किलो अंडे के लिए 3300 लीटर और 1 किलोग्राम आलू के लिए 225 लीटर। सोच लो कौन से ज़्यादा सस्ता है। कितना लॉजिकल बात बोल रहा है इसमें, ठीक है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ ना, कभी विरोध में किसी चीज़ का नहीं होना है, पर लॉजिकल आर्गूमेंट हमेशा रखने चाहिए। जैसे एक रीज़न ये भी है, देखो कितना अच्छे तरीके से यूपीएससी ने रखा है इसको, ठीक है। अब आगे देखो, मतलब सीधी सीधी डायरेक्ट आंसर आ गया। मांस उत्पादन की पर्यावरणीय लागत अधारणीय होती है, असस्टेनेबल है, जबकि उसके उत्पादन औद्योगिक पशुपालन से किया जाता है, ठीक है। तो ये तो आंसर है, पर अब आगे देखो। मांस उत्पादन उद्योग पशुओं के लिए प्रतिकूलता के विरुद्ध कानूनों को उल्लंघन करता है, ऐसा कहीं बात बोला है कानून के कहीं भी पूरा पड़। औद्योगिक पशुपालन के द्वारा बड़े पैमाने पर मांस उत्पादन अवांछनीय है और इसका तुरंत रोक देना चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप, इमीडिएट एक्शन ऐसे गलत होता है। औद्योगिक पशुपालन से बड़े पैमाने पर मांस का उत्पादन करना सस्ता होता है और एक गरीब देशों को प्रोटीन पोषण प्रदान करने के प्रयुक्त होता है। क्या बात करो, कहीं पे बात बोला है यहाँ पे कि गरीब देशों में बांट रहे हैं अपन प्रोटीन, ठीक है। आगे देखो, एक नर को बाघ पेंच बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व से हटाकर पन्ना राष्ट्रीय पार्क में, कहाँ पे है दोनों के दोनों बताओ, ले जाकर रखा गया। बाद में इस बाघ ने अपने घर को 250 किलोमीटर, अभी है ना ये जीएस का क्वेश्चन भी है। अकेली बात की यात्रा के संकट पर प्रकाश डालती है। कई वन्य जीव अभ्यारण्य मानवता विशाल सागर के बीच भंगुर आवास के दीपक पर विद्वान है। कोई भी बाघ शिकार जोड़े क्षेत्रीय तलाश में 100 मील के प्रयास में घूम सकता है। भारत के लगभग 1/3 बाघ अभ्यारण्य के बाहर रहते हैं। ये स्थिति मानव पशु दोनों के संकट पर सीधी बात है। ह्यूमन और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो क्या होना चाहिए, गलियारे होने चाहिए, ट्रांजिशन जोन, वो सारी चीज़ें सीधी सी बात है। बाघ और उसके शिकारी तभी अलग रह सकते हैं यदि अभ्यारण्यों के बीच भूमि का मान्य गलियारे हो, बस। और यही आंसर है इसका। कहाँ पे बात कर रहे हैं, मनुष्य और वन्य जीव के बीच संघर्ष को सुलझाया ही नहीं जा सकता। क्या बात कर रहे हो। अच्छा, भारत के लिए आवश्यक है कि वह और अधिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा करे तो अधिक से अधिक बाघ अभ्यारण्य। अरे बात वो नहीं, बात है कि ट्रांजिशन जोन बने, गलियारे बने। भारत के राष्ट्रीय पार्क और बाघ अभ्यारण्यों को व्यावसायिक प्रपोषण प्रबंध या अच्छा यहाँ पे भी संरक्षित क्षेत्रों के बीच सुरक्षित वन्य जीव गलियारे संरक्षण प्रयत्न आवश्यक पहलू। ये देखो डायरेक्ट आंसर, बाघ और शिकार तभी अलग रह सके अभ्यारण्यों के बीच मान्य गलियारे हो ताकि बिना छेड़छाड़ के आ जा सके। डायरेक्ट द आंसर, रियल आंसर यही। अब आगे देखो, एक संरक्षित, ध्यान से देखना, संरक्षित क्षेत्र से दूसरे संरक्षित क्षेत्र में स्थान परिवर्तन होते हुए वन्य जीव के संरक्षण करने की रणनीति प्राय सफल नहीं होती है।
ये देखो यहाँ से देखो, ध्यान समझना, जब एक को दूसरे में डाला जाता है तो ये सही बात भी है। जैसे अभी देखो नामीबिया से अपने टाइगर लाए, चीता लाए, कितने जीव मर, बहुत सारे मर गए उसमें से, पता है पर सरकार उसको सामने आने नहीं देती। अभी बहुत सारे ला दिए आपको नामीबिया, बहुत सारे देशों में बहुत सारे मर गए उसमें, बहुत सारे जो प्रोडक्शन हुआ, बच्चे भी उसमें, कुछ बच्चे ही जीवित हैं। तो ये सही है, मतलब देखो एकदम जनरल स्टेटमेंट बोला है कि प्राय सफल नहीं होती है, मतलब इतना भी नहीं कि बहुत अच्छी तरीके से सफल हो जाए, ऐसा नहीं, बहुत टाइम लगता है भाई नेचर के अकॉर्डिंग। भारत में बाघों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तो कानून नहीं है, क्या बात कर रहे हो। एक पूरा एक्ट बना हुआ 1973 का, और इसके संरक्षण के प्रयास असफल हो गए हैं, जिसके कारण बाघ शरीर सदस्य बाहर रहने पर बाध्य है। अच्छा, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, ये पक्का गलत किया होगा। चलो ठीक है, देखो अब देख लो, आज भी मैंने पूरा पैसे पढ़ के गया, प्रैक्टिस करोगे, देखो 1 घंटे में होगा कंप्लीट, वो तो मैं समझा भी रहा था ये सारी चीज़ें। समझो, मैं हकीकत बता रहा हूँ, आप 40 से 45 मिनट में आराम से कर लोगे जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, और इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, 22+ आप सही कर पाओगे। नगीना तुम्हें कितना टाइम लगा था आज? नगीना भाग गई क्या? नहीं सर, 25-20-22 मिनट लगे थे। फिर भी तुम्हारे इतने सही हो गए? ठीक है, पहले किया हुआ था हाँ वो रीजन कुछ में 1-2 गलत हो गए। 2 गलत हुए, उसका क्या इसमें कारण? सर उसका कारण ये था ठीक से नहीं पढ़ा क्वेश्चन को, हाँ, जल्दबाजी ये में। तुम्हारी लापरवाही रह रही है, हमेशा ये लापरवाही